नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 से 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और उसी के साथ जो आईपीओ अभी मार्केट में चल रहे हैं तो उनका जीएमपी भी देख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात करें मार्केट की तो मार्केट में आज हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में हमें आज लगभग 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ साथ हमें निफ्टी 50 में भी हमें लगभग आज 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली लगभग 50 पॉइंट के आसपास की। तो उसके बाद में अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग हमें 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी आज हमें लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मैंने इतना ये चीज़ क्यों बताई है आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एचडीएफसी बैंक का निफ्टी 50 में बात करें या बैंक निफ्टी में बात करें या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बात करें तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक गिरता है तो बैंक निफ्टी भी गिरता है। अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो अल्टीमेटली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। अगर ये सब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अगर मार्केट में गिरावट दर्ज करते हैं तो उसी को फॉलो करेंगे। निफ्टी 50 वाले ज़्यादातर स्टॉक्स उसी को फॉलो करते हैं और वो भी करेक्ट होते हैं। या ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो उसी का असर आज हमें शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा था और निफ्टी 50 में भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली दोस्तों। लेकिन यहाँ पे गिरावट कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इसमें एक गलत या बुरी बात कह सकते हैं हम लोग कि हम 21,000 के लेवल के ऊपर आज चले गए थे। अच्छी खासी तेज़ी भी, गैप अप ओपन भी हुआ थे हम लोग, लेकिन सेकेंड हाफ में हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। मतलब हमें जो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था मार्केट में वही हमें यहाँ पे स्टॉप होते हुए दिखा है। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे कि मार्केट में कमबैक होता है या भी नहीं। अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आज ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में सभी में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। तो ये तेज़ी क्यों है? तो इस तेज़ी का पीछे का कारण ये है कि सरकार ने भी ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये तेज़ी ऐसे ही नहीं आ रही है कि मार्केट भाग रहा है या ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स भाग रहे हैं इसलिए ये स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, केपीआई ग्रीन भी भाग रहा है, ये भी नहीं है। इनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं और इनके बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। केपीआई ग्रीन की बात करें तो इतनी तेज़ी के बावजूद भी हमें कंपनी का पी हमें 37-38 पे ही देखने को मिल रहा है। और पी की बात करें तो पी इतना कम कैसे देखने को मिल रहा है कंपनी का? तो यहाँ पे अगर पी कैसे निकालते हैं तो बात करें तो 1388, मतलब ये क्या है? कंपनी का शेयर प्राइस है। कंपनी का शेयर प्राइस इंटू अर्निंग पर शेयर ईपीएस, इसको डिवाइड करना है। उसके डिवाइड करने के बाद जो भी डिजिट आएगा वो आपका पी रेशो होगा, मतलब पी होगा। तो ऐसे वो पी फार्मूला होता है। अब बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी डिसेंट कंपनी है। आज हमें कंपनी में लगभग 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कंपनी ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किए हैं, काफ़ी 1-1.5 साल से हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली कंपनी में। एक्चुअली कंपनी में ही नहीं, उस आईटी सेक्टर में, पूरे सेक्टर में ही हमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। तो कंपनी में आज हमें 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन एक यहाँ पे बता दूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। कि इसको लॉस में कौन बेचता है पता है? जिनको जो लोग ना फोमो में या मतलब तेज़ी देख के कंपनी में एंटर करते हैं ना, मतलब ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ऐसा वाला जो चार्ट पैटर्न है ना, यहाँ पे जो एंटर करते हैं ना, वही लोग इसे लॉस में बेच के निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पे खरीदेंगे और यहाँ पे बेच के निकल जाएंगे। यही लोग जिनको समझ में नहीं आता है कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, जो फोमो में शेयर खरीदते हैं और बेच देते हैं, यही लोग इस कंपनी को या ऐसे कंपनीज को बेच के निकल जाते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो नेक्स्ट स्टॉक है येस बैंक लिमिटेड। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर बात की जाए येस बैंक की तो अभी तो हमें ये स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से ही नज़र आ रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें लगातार या कंसिस्टेंटली
हमें नंबर या बैलेंस शीट हमें अच्छी दिखनी चाहिए, तभी जाके हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है, ना कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी अमाउंट 100, 50 हज़ार, 10,000 रुपये कमा लिया और छोड़ दिया, ये वाली नहीं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है, तभी इसीलिए हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं कोई भी स्टॉक में। और कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब उनके लगातार नंबर अच्छे आ रहे हो या प्रॉफिट बढ़ रहे हो या उनका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक हो, तभी उसी सेक्टर में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। और बीच बीच में अगर अच्छी खबर आती है स्टॉक में तो ऐसी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और आज की अच्छी खबर क्या है? यस बैंक ने इनवाइट किया है बीट्स को फॉर सेल कॉर्पोरेट रिटेल एनपीएस वर्थ ऑफ 4,234 करोड़ रुपए के, मतलब 4,234 करोड़ रुपए के जो एनपीएस है उनको सेल करने के लिए उन्होंने बीट्स इनवाइट किया है। तो यही न्यूज़ की वजह से आज हमें यस बैंक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली। मार्केट में जो आईपीओ चल रहे हैं उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। बात करें आइनॉक्स इंडिया की तो उसका प्रीमियम हमें 270 पे चलते हुए दिखने को मिल रहा है। अगर बात करें डोम्स की तो DOMS की तो 450 पे आज भी हमें प्रीमियम देखने को मिल रहा है इनका। बात करें नेक्स्ट इंडिया शेल्टर की 135 पे आज हमें इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें तीनों आईपीओज की तो काफ़ी डिसेंट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। बात करें नेक्स्ट तो इन्फोसिस लिमिटेड। अभी आप पूछोगे कि आज इन्फोसिस में क्या गड़बड़ हुई है, तो इसमें एक बड़ी न्यूज़ है। इतनी भी बड़ी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन है। इन्फोसिस के जो टॉप मैनेजमेंट वाले जो 8 लोग हैं उन्होंने कंपनी को छोड़ा है या रिज़ाइन किया है अपने जॉब से। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा शेयर होल्डर्स को कि यहाँ पे कंपनी में इंटरनल कोई भी गड़बड़ नहीं है। आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि इन्फोसिस में इंटरनल कोई गड़बड़ है या कोई है। अभी ये जो 8 लोगों ने जो रिज़ाइन किया है अपने जॉब से, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं इन्फोसिस लिमिटेड के, तो उन्होंने कंपनी के कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उसमें इनको बताना पड़ता है कि आप जॉब छोड़ने का रीज़न क्या है। तो इन्होंने ऐसा रीज़न में कुछ भी नहीं लिखा है कि हमको काम करने नहीं दे रहे हैं या कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। पर्सनल रीज़न होते हैं या ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ में बड़े बड़े पोस्ट पे जो काम करने वाले होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है या पैसे चाहिए होते हैं ज़्यादा, किसी कंपनी से दूसरे कंपनी से ज़्यादा पैसे ऑफर आ जाती है, तो ऐसे जॉब छोड़े जाते हैं कॉरपोरेट जॉब्स में। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे इसी बात का मैं एक एग्जांपल बता दूं कि नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल ये कंपनी में हाल ही में एक रिज़ाइन हुआ था। मतलब ये जो रिज़ाइन था वो कोई छोटा मोटा रिज़ाइन नहीं था, कि व्यक्ति था कंपनी को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाला या कंपनी उसी के ऊपर डिपेंड थी, वही व्यक्ति ने कंपनी को छोड़ दिया था। तो इसी की वजह से हमें नवीन फ्लोरिंग में भी बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो और सेम सिचुएशन की बात की जाए तो इन्फोसिस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इनके पास मतलब पावर भी है, पैसा भी है, तो ये जब चाहे तब इससे भी बड़े बड़े व्यक्ति हायर कर सकते हैं या अपने पास ला सकते हैं। और इन्फोसिस जैसी कंपनी ने सिचुएशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करके रखा हुआ है। रिज़ाइन के लिए स्टॉक नहीं गिरता है, तो रिज़ाइन की जगह पे मतलब एक ही जगह पे बी व्यक्ति कौन आएगा, मतलब उस जगह पे कौन बैठेगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ये जो ए व्यक्ति था वो स्ट्रैटेजी मतलब इन्फोसिस की सारी स्ट्रैटेजी बनाता था। कॉर्पोरेट में ही कंपनीज के सारे स्ट्रैटेजी बनते हैं या सारे प्लानिंग बनते हैं, तो ये अच्छे से प्लानिंग करता था। अभी ये छोड़ के गया तो उसकी जगह पे कौन दूसरा अच्छे से प्लानिंग करेगा और वैसे ही इन्फोसिस को रन करेगा। तो यही शेयर होल्डर्स की सोच होती है, इसी की वजह से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इसका दूसरा तीसरा रीज़न कोई नहीं है। यहाँ पे लास्ट में यही कहेंगे कि इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है, तो आप मतलब विश्वास रख सकते हो इन्फोसिस के मैनेजमेंट के ऊपर कि वो अच्छा ही डिसीजन लेंगे। तो लगभग हमने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।